बेगम। न जाने वो कब तक दादी अम्मा की हड्डियों से चिमट कर बैठा रहा, हत्ता के हाजरा आ गई। एली आया है। हाजरा की बाछें खिली हुई थी। एली आ, फरहत तेरा इंतजार कर रही है, जा मिला, दादी अम्मा बोली, और वो उठकर अम्मा के साथ फरहत की तरफ चल पड़ा। अभी वो फरहत से बात करने ही लगा था कि ऊपर की सीढ़ियों में शोर हुआ। सुना है एली आया है? शहजाद की आवाज दूर से गूंजी। शहजाद की आवाज की सुरताल ही निराली थी। उसका हर अंदाज महल्ले वालियों से मुख्तलिफ था। एली ने शौक से सीढ़ियों की तरफ देखा। सामने शहजाद खड़ी मुस्कुरा रही थी। मोंगिया गठड़ी के पट पूरे तौर पर खुल चुके थे। शहजाद की हर बात में औरत और लड़की की अजीबोगरीब आमेजिश थी, ऐसी आमेजिश जो महल्ले की किसी औरत या लड़की में ना थी। शहजाद में बचपन की एक ऐसी झलक थी जो दूसरों को खेलने पर उकसाती थी। एली ने शहजाद को देखकर सर झुका लिया। जी हाँ, वो बोला। शहजाद के रूबरू उसके जिस्म रूह का रुआं रुआं जी हाँ कहकर सर झुका लिया करता था। वो बुलाते हैं तुमको चाय पर। शहजाद मुस्कुराई। चलो मेरे साथ। और एली चुपचाप उसके साथ हो लिया। तुम आ गए? शरीफ उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें उसी तरह छत पर लगी हुई थी, अलबत्ता होंठों पर हल्का सा तबस्सुम था। एली की निगाह में शरीफ किस कदर खुशनसीब था जिसे शहजाद ने अपनाया था, जिसकी जिंदगी शहजाद की रोशनी से मुनव्वर थी, लेकिन बज़ाहिर शरीफ पर इसका कोई असर न था। वो अब भी अनवर के ख्याल में वैसे ही मस्त रहता था। कितना वफाशार सच्चा आशिक है। उसकी मोहब्बत को कोई चीज मुतजलजल नहीं कर सकती। जिसकी जिंदगी में शहजाद सी मूंगिया गठड़ी खुलकर भी कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकती। तुम कैसे हो एली? एक बावकार हसीन औरत उसके रूबरू आ खड़ी हुई। एली उसे देखकर घबरा गया। सलाम कहता हूँ। वो खड़ा हो गया। ये एली है अम्मा, शहजाद ने उस औरत से कहा। मुझे याद है, वो बोली। बारात के दिन अंदर आया था, वही तो है। एली ने उसकी तरफ डरते हुए देखा। ऊंचा लंबा कद, फरबा जिस्म और पुरवकार चेहरा। उसके खद्दोखाल में हुस्न वकार की अजीब आमेजिश थी। आंखों में हुकूमत की चमक थी, आवाज में दबदबा था। उसकी उंगलियों में अजीब किस्म की अंगूठियां थीं जिनमें नग कली की तरह उभरे हुए थे। बैठ जाओ, उसने गोया एली को डांटा। सुना, तेरे बाप का क्या हाल है? अब तो कश्मीर के सेब से भर गया होगा उसका दिल। कोई नई नवेली चढ़ी है निगाह में? जी। एली बिन सोचे समझे कहे जा रहा था, लेकिन उसका जी चाहता था वो उसके रूबरू बैठा रहे और कनखियों से उसकी तरफ देखता रहे। उस वक्त वो शहजाद को भी भूल चुका था और शरीफ तो बिल्कुल ही जहन से उतर चुका था। फिर मुल्हका कमरे से किसी ने आवाज दी और बेगम बोली, फिर बैठूंगी किसी वक्त तेरे पास। ये कहकर वो चली गई और तलिस्म टूट गया। मुल्हका कमरे से शहजाद की सी कई एक आवाजें सुनाई दे रही थी और वो महसूस कर रहा था जैसे चमन में बहार आ गई हो। लेकिन वो चमन एली के लिए ममनू था। ममनू ना भी होता तो भी उसकी जुर्रत ना होती कि वहां जाकर देखता कि वो आवाजें किन की थी। जुर्रत होती भी कैसे? उसमें कोई भी खूबी ना थी। चेहरा कार्टून सा था, जिस्म हड्डियों का ढांचा दिखाई देता था, रंग रूप भी न था। कोई भी तो ऐसी खुसूसियत न थी जिसके बलबूते पर वो अपने आप को दरखुरे इतना समझता, उम्मीद रचाता और जुर्रत को काम में लाता। सामने शरीफ लेटा हुआ न जाने क्या कह रहा था। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। निगाहें माजी की तरफ देख रही थी। उसे ये एहसास न था कि एली दुनिया में खोया हुआ है और उसकी बात नहीं सुन रहा। उसे इससे गरज न थी कि कोई उसकी बात सुने। उसे तो कहने से गरज थी और बात कहने के लिए उसने एली को चुन लिया था और एली सुनने का अंदाज कायम किए कुछ सोच रहा था। उसे खुद भी मालूम न था कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। अपने महसूसात को अपना के शायद उसे नदामत होती, इसलिए उसने अपने महसूसात को वाज़ेह तौर पर कभी ना अपनाया था। और करीब ही किसी चमन में रंगीन चिड़ियां चहक रही थीं। दूर कच्ची हवेली की लालटेन के नीचे एंकर एंडी का शैदाई प्रेम संदेश थामे उसका इंतजार कर रहा था। कार और खाकसार। अगले रोज सुबह सवेरे ही अर्जुमंद आ गया। ओ यजीद के चेले, वो आते ही चिल्लाया, कल सारा दिन मुझे कच्ची हवेली के सहरा में प्यासा मारा और खुद गोकुल के बन में सांवरी से रंग पिचकारी खेलने में मसरूफ रहा। तुफ है तेरी दोस्ती पर। जब एली ने सांवरी के मुतालिक अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो अर्जुमंद कहकहा मारकर हंस पड़ा। हमें बनाता है यार, हमें जिन्होंने प्रेम दोया पर बालपन में ही उबूर हासिल कर लिया था। अपन वो हैं जिन्होंने पानीपत की डिस्पेंसरी की मेजों पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल की हुई है। कहो तो सनद दिखा दें। सनद याफ्ता लोगों को चुटकियों में उड़ाना आसान नहीं।
अच्छा तो बेटा कल की रिपोर्ट दो, कौन से मराहिल तय कर लिया और कौन कौन से बाकी हैं। लेकिन यार क्या रंग है, क्या अंदाज पाया है, और फिर माशाअल्लाह हसास और समझदार। हल्की सी जुम्बिश भी नोट किए बगैर नहीं रहती। रूमाल की हल्की सी जुम्बिश की, यूं मतलब खाकसार अभी हाजिर हुआ, फौरन बात पाली, लेकिन क्या मजाल के चितवन से जाहिर हो। सिर्फ एक लतीफ मुस्कुराहट और फिर फौरन जता भी दिया। हम समझ गए खाकसार हुआ है, इजाजत है। और फिर चौगान से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर चौगान से मुंह मोड़कर खड़े हो गए और जब तक खाकसार वापस ना आया वैसे ही खड़े रहे। वाह वाह क्या जहानत है, जितनी बड़ी बेपरवाह है उतनी ही छोटी हसास है। वाह वाह अपना एंकर एंडी वो चला है कि बस क्या बताऊं। वो रुक गया, लेकिन सब बेकार है। उसने पैंतरा बदला, सब बेकार। एंकर एंडी का होश भी रहा हो, किस काफिर को होश रहेगा। मियाँ कब तक मछली कांटे पर लगी तड़पती रहे। अब तो वक्त है कि सरकार डोरी खींचे। लेकिन सरकार भी क्या करें एली, वो तो खुद मेहमान की हैसियत से आए हुए हैं, वो कैसे खींचे। और खाकसार के लिए ये रंग महल ममनू हुआ, वहां जाए तो किस बहाने जाए। इसी फिक्र में था खाकसार के अल्लाह ने रहमत का फरिश्ता भेज दिया, यानी तुम आ गए, और तुम यहां पहुंचते ही यजीद बनकर रह गए। हे सांवरे कन्हैया। दफतन अर्जुमंद चीख कर बोला, हम अपनी राम कहानी में लगे हैं और वो देखो वो उस खिड़की में, अरे अंधे वो वाली जो अंधेरी डेवड़ी के ऊपर खुलती है। न जाने सांवरे कन्हैया कब से अपने गोपियों के इंतजार में खड़े हैं। ए ठहर तो, इतना बेसब्रा क्यों हुआ जा रहा है, मुझे प्रणाम तो कर लेने दे। और वो दर्शन के बिन तरस गई अखियां गुनगुनाने और रुमाल हिलाने लगा। खिड़की में एक ऊंची लंबी लड़की लंबी लंबी पलकों से सियाह खाबीदा आंखों को ढांपे खड़ी थी। उसके नुकूश सुतवा थे, चेहरे पर अनोखी सी रेशमी मलाहत का शफाफ सा निकाब पड़ा था, जैसे कोई सेंड्रेला हाथ में शीशे का स्लीपर लिए हैरान खड़ी हो। लेकिन ये है कौन? एली चिल्लाया। क्या वाकई? अर्जुमंद ने हैरानी से एली की तरफ देखा। हम तो समझ रहे थे कि बना रहा है हमें। अरे भाई ये सब तुम्हारी उस मूंगिया गठड़ी से निकले हुए फितने हैं। जब से वो पंडोरा यहाँ आई है रंगीन मुसीबतों का एक संदूक खुल गया है। अब कर लो जो करना है। और अभी देखा गया है, अभी वो तो गुलाब का फूल और रसगुल्ला भी हैं। उफ, वो गुलाब की कली जब खिलेगी दुनिया पर रंग की वो कयामत टूटेगी कि आंखें फट जाएंगी। 6 साल की उम्र में ये कैफियत है कि मुस्कुराती है तो फजा में किंदीलें रोशन हो जाती हैं। और वो उनका भाई शौकत जैसे मोम का गुड्डा हो। जिया तो उसे देखकर हमेशा के लिए बदमाशी से तौबा कर चुका है और जमील पेड़े खाने के शुगल को भूल चुका है। खैर अपने को तो भटिंडा लाइन से कोई दिलचस्पी नहीं। आप उनको तो ये सांवरे कन्हैया ले डूबे। और हुजूर गाते भी हैं, वाह 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 क्या गाते हैं। 4 दिन हुए भजन मंडी में विराजमान हुए थे। वो रंग जमाया कि बस क्या पूछते हो। महल्ले के लड़कों के दिल कानों में मुंतकिल हो गए और नब्जों ने वो ताल दी कि बस है। वो छाती पर दोहत्तड़ मारने लगा। ऐन उस वक्त सीढ़ियों से पांव की चाप सुनाई दी जैसे कोई नेजे पर नाच रहा हो। और फिर छम से शहजाद दाखिल हुई। उसका सांस चढ़ा हुआ था, दुपट्टा कंधों पर उड़ रहा था, मुंह पर सुर्खी झिलमिला रही थी। एली एली, वो बोली, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चाय सामने रखी है, चलो जल्दी आओ। ये कहकर वो वापस दौड़ गई। अर्जुमंद असरे नौसर पीटने लगा। हाय अल्लाह, हम क्या करें, किधर जाएं, हमें भी तो कोई बुलाता चाय पर, कोई पूछता ही नहीं। मियाँ कौन हो, शेर हो या पाव हो। अच्छा भाई जाओ मजे उड़ाओ, अपन का क्या है, जैसे तैसे वक्त बिता लेंगे। बस यही फर्क है ना, तुम संग साथी हो और हम परदेसी। पर याद रखो दोस्त, संग साथी को कभी वो रुतबा नहीं मिला जो परदेसी को मिलता है। आखिर में बाजी परदेसी के हाथ में रहती है। ये कहकर उसने एक हरीफाना सलूट मारा और चला गया। इसके बाद ये मामूल हो गया। रोज सुबह सवेरे चाय के लिए शरीफ की तरफ से बुलावा आता। पहले फजा में घुंघरू बजते, फिर छम से शहजाद उतर आती। दुपट्टा उसके शानों पर यूं लटकता जैसे किसी हवाई डाक का इश्तिहार हो। बाहें फजा में लहराती जैसे रफ्तार जाहिर करने के लिए मुसव्विर ने गुलाबी खतूत लगा दिए हों। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो हंसती, घंटियां बजती। चाय पर शरीफ उसी तरह छत पर निगाहें गाड़े रहता और हर 2 मिनट के बाद एक लंबी आह भरता और फिर जोश में दबी आवाज से कहता, किसी से मोहब्बत करो एली, चाहे वो कोई भी हो, बस मोहब्बत करो। दोपहर को जमील शौकत को बुला लाता है। वो तीनों बरसाती में बैठकर गप्पे उड़ाते, जिसके दौरान में एली उस आईने की तरफ देखता जो जमील ने ऐसे जाविये पर रखा था कि नीचे से आता हुआ हर शख्स पहले ही नजर आ जाए। जमील शौकत से बातों में मशगूल रहता।
शौकत नहायत मासूमियत से जमील की तरफ देखता। उसकी समझ में न आता कि वो रोज उसे इतनी मिठाई क्यों खिलाता है और एली इस आईने पर क्यों झुका रहता है। दोपहर के वक्त शहजाद की वालिदा आ जाती, जिसे सब बेगम कहते थे, और वो थी भी तो बेगम। एली अक्सर महसूस करता था कि उसके सर पर छोटा सा ताज भी होना चाहिए था, जैसे बेगमात पहनती हैं। उसके अंदाज में बला का रूप था और उसकी निगाहों में एक अजीब शान बेनियाजी थी। बेगम को आसफी महल्ला बिल्कुल नापसंद था। ये क्या है तुम्हारे महल्ले के मकानात, वो एली से कहती। अंधेरे कोने, उजड़े हुए चौबारे, जैसे गली सड़ी प्याज के छिलके हों, एक दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर। तौबा है, हमारे यहाँ तो साफ सुथरे कमरे होते हैं, और शहजाद के अब्बा तो एक दिन बिना ठहरे यहाँ, बड़े सफाई पसंद है वो। और ये जो तुम्हारे महल्ले वालियां पकाती हैं, जिसे तुम लोग खाना कहते हो, उनके सामने रखा जाए तो तूफान उठा दें। तुम्हारे महल्ले के मर्द तो बुद्धू नहीं बुद्धू, मर्दों की सी बात नहीं इनमें। कभी हमारे यहाँ आओ तो तुम्हें दिखाऊं मैं। एली मशहूर होकर बेगम की बातें सुनता। उस वक्त उसकी निगाहों में नूरपुर का वसी मैदान फैल जाता और कले के बुर्ज उभरते और वसी फराख कमरे खुलते, और बिलाखिर एक जर्द मेंढक और 2 हिनाई उंगलियां उसकी तरफ बढ़ती। फिर शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होने के लिए मगरिब में उतरता तो एली कोठे पर चढ़ जाता और किताब हाथ में लेकर वहां टहलता, जैसे सबक याद कर रहा हो, ताकि मुत्तसिल कोठे पर सांवरी को देख सके। और मुत्तसिल कोठे पर हल्के रंगों में मलबूस सांवरी यूं टहलती जैसे उसे एली की मौजूदगी का एहसास ही ना हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दूर किसी उफक पर मरकूज हो जाती। उसका दुपट्टा यूं लटकता जैसे ताजपोशी की तस्वीर में शहजादियों के पीछे रेशमी कपड़े लटकते हैं। टक 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 उसकी ऊंची एड़ी वाली गरगाबी लय में ताल देती और फिर न जाने क्या होता। गिरदोपेश के धुंधले मकानात सब्ज पैराहन पहन लेते और चौबारे यूं दिखाई देते जैसे तिनकों से बने हुए कच्चे झोंपड़े हों। और फिर दूर से बांसुरी की सुरें बुलंद होती और कृष्ण कन्हैया गोकुल के वन में टहलते, और उनके चेहरे के रेशमी सांवलेपन में आशीर्वाद की मध्यम रोशनी चमकती, और चौगान में कोई राक्षस अर्जुमंद के रूप में चिल्लाता, नंदगांव वाले, अबे ओ गोकुल के पुजारी, लो भाई ये हजरत हाथ से गए। न जाने क्या जमाना आया है, छोटों को बड़ों का लिहाज ही नहीं रहा। बताओ, अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर।